नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट का एहतमाम तो इसलिए किया गया था कि अदम एतमाद की जो रेजोल्यूशन है उसकी प्रोसीडिंग्स के हवाले से बहस की जाएगी, उसे देखा जाएगा, उसे कवर किया जाएगा। लेकिन अब नई सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब से चंद हमें पहले आपने देखा कि कैसे स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक को खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून करार दिया आर्टिकल 51 में, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के इशू को इन्वोक किया। उससे पहले नए लॉ मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से तकरीर की और इस्तदा की, और जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक को इनवैलिड करार दिया गया, उसके फ़ौरन बाद चंद लम्हों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कौम से तकरीर की। उन्होंने वो कानूनी हक़ हासिल कर लिया जहाँ वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने समरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए और कौम को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल है जिसे चैलेंज किया जाएगा। अमूमन तौर पर यह समझा जाता है कि स्पीकर का एक्शन जो नेशनल असम्बली के फ्लोर पर होता है उसे अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। यहीं से हम इसका आगाज़ करेंगे। ये ब्रॉडकास्ट है जो जारी रहेगी। मेरे साथ मेरी को होस्ट जनाब सादिया अफजाल साहिबा भी तशरीफ रखती हैं। जैसे जैसे हमें एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे हम उनसे सवालात रेज करेंगे। सादिया, व्हाट इज योर रिएक्शन टू? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, सियासी तौर पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपनी जीत करार दे रही है। वर्कर्स भी खुश हैं, हंगामे भी हो रहे हैं। पहले उन्होंने कॉल दे दी थी नौजवानों को सड़कों पर आने के लिए। वजीर आजम साहब भी खुश हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पार्लियामान के अंदर उनको तहरीक अदम एतमाद की सूरत में शिकस्त हो। और वो जिस तरीके से हमेशा अपने बारे में कहते हैं कि मैं शिकस्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, कई दफ़ा शिकस्त हुई भी है, दोबारा कोशिश करता हूँ, आखिरी बॉल तक खेलूंगा। इससे जाहिर था कि वो सरप्राइज इसकी बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ इसी किस्म का होगा। लेकिन वो ये जानते थे कि वो मेजॉरिटी अपनी खो चुके हैं। बज़ाहिर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी शिकस्त नज़र आ रही है, सियासी फतह नज़र आ रही है और उनको लगता है कि दोबारा अवाम में जाएंगे। जैसे अर्ली इलेक्शंस का इंदिया दिया, उन्होंने कहा कि एडवाइस प्रेसिडेंट साहब को मैं भिजवा रहा हूँ असम्बली डिज़ोल्व करने की। सो उनको लगता ज़रूर है कि ये 2/3 अक्सरियत से शायद वापस आ जाए, मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन आज जो स्पीकर ने आर्टिकल 5 की आड़ लेकर काम किया है वो मावराए आइन है, वो खिलाफ दस्तूर है। आपने सही कहा कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि बज़ाहिर यही कहा जाता है कि स्पीकर की जो रूलिंग्स है वो चैलेंज नहीं हो सकती, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आपको याद होगा 2012 में स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो रेफरेंस था उनकी नाहली का उसको मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे ही जश्न मनाया था। उन्होंने भी यही कहा था कि आज जो स्पीकर साहिबा ने काम किया है ना वो जमहूरियत की फतह हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, वो चैलेंज हुई स्पीकर साहिबा की रूलिंग, फहमीदा मिर्जा की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में। 3 रुकनी बेंच था और उन्होंने स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया और यूसुफ रजा गिलानी की नाहली हुई। सो ये जो आर्टिकल 5 की मैं बार बार बात कर रही हूं, बड़ा ऑब्जेक्टिव एक आइन का आर्टिकल है जो लॉयल्टी टू स्टेट की बात करता है। आप उसको इस जुमरे में नहीं ला सकते हैं। मैं इसलिए इसको खिलाफ आइन कह रही हूं क्योंकि स्पीकर साहब ने इस चीज को बाकायदा एडमिट किया, इस तहरीक को, इस करारदाद को एडमिट किया गया, इस पे बाकायदा नोटिफाई इसको किया गया, रूल्स के मुताबिक करार देकर नोटिफाई किया गया। सो इस तरीके से आज इसको यकसर मुस्तरद कर देना एक आईनी बहरान पैदा करेगा। बहरान आप समझती हैं कि पैदा हो गया। इरशाद आरिफ साहब भी रोजनामा 92 के ग्रुप एडिटर हैं, पाकिस्तान के मुमताज कॉलमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ इस वक्त हैं। इरशाद आरिफ साहब, एक पॉलिटिकली तो बड़ी स्मार्ट मूव की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने। उनको नजर आ रहा था कि 174 या 75 175 के करीब मेंबरान जो थे वो मौजूद थे ऑपोजिशन के, और ज़ाहिर है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मंजूर हो सकती थी, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ख़त्म हो सकता था। और अपनी उनकी जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, रेजोल्यूशन असम्बली के सामने होती है, तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त असम्बलीज़ को डिसॉल्व करने की समरी प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकता। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने उस मरहले को यहाँ पे निकाला है आर्टिकल 5 की मदद से, और जो ख़त आया था बाहर से एक बैरूनी मुल्क से उसकी मदद से, और अब वो एक इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। सादिया अफजाल साहिबा का ख्याल है कि ये चीज़ चैलेंज होगी क्योंकि एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है। क्योंकि आम तौर पर यह तस्वर होता है कि जब स्पीकर के एक्शंस है, जो कि अभी जब आर्टिकल 63 के ए के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो पिटिशन गई है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस किस्म के कमेंट्स आए हैं कि स्पीकर जो है वो उसके जो एक्शंस हैं फ्लोर के ऊपर, वो चैलेंज जो है वो नहीं हो सकते और स्पीकर उस हवाले से खुद मुख्तार है। आपको क्या लग रहा है कि क्या अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहेगी कि नए इलेक्शन ना करवाएं, जिसके लिए माहौल बहुत जम चुका है, वो कहेगी कि नहीं वापस लेकर आएँ सब चीज़ों को? देखिए, माजी का तजर्बा ये है कि जब भी इलेक्शन कॉल हुए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने कभी उसको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि अवाम भी वो आखिरी फोरम है जहाँ से वजूद किया जा सकता है किसी हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये एक अब सियासी जंग से ज्यादा अब कानूनी जंग हो गई है, और यकीनन ये कोशिश होगी कि अपोजिशन जाए और इस रूलिंग के खिलाफ जाए। एक तो रूलिंग को चैलेंज करना जो है मुश्किल है। माजी में जब भी रूलिंग चैलेंज हुई है वो कभी भी किसी कोर्ट ने तो उस रूलिंग को जो है नल एंड वाइड नहीं किया, सिवाय एक मौके पर जब हमीदा मिर्जा साहबा ने ये रूलिंग दे दी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो नाअहली है वो नहीं हुई, उस अदालती फैसले को उसमें वो किया गया था। तो मेरा ख्याल है उसको मिसाल नहीं बनाया जा सकता। असल में स्मार्ट मूव के अलावा ये जी सादिया अफजाल साहिबा ने ना बड़ी इंटरेस्टिंग इरशाद आरिफ साहब, सादिया अफजाल साहिबा ने हमारे सामने ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल रखी है, और हम कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट्स को भी ले, जाहिर है वहां भी ओपिनियन स्प्लिट होगी, लेकिन मुझे ऑन द फेस ऑफ इट सादिया ये लगता है कि वो मामला जहां सुप्रीम कोर्ट एक अदालत एक फैसला दे चुकी थी और स्पीकर की मदद से एक पॉलिटिकल पार्टी उस अदालत के फैसले को अमली जामा पहनाने से रोक रही थी, वो सूरत हाल इस सूरत हाल से जहां एक हुकूमत एक समरी भेजती है, प्राइम मिनिस्टर भेजता है नए इलेक्शन के लिए, और माहौल बन चुका है नए इलेक्शन का, और एक सियासी तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एक नए इलेक्शन में है जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और जल्दी से जल्दी हो, ताकि सियासी बहरान खत्म हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा भी तो भी सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ अब बंधे हुए हैं, बिकॉज एक माहौल बन गया है पाकिस्तान में नए आम इंतखाबात। दिस मे बी अ गुड वे आउट। वो बात सही है कि एक जो चीज चल रही थी इतने अरसे से उससे बाहर निकलने के लिए चले एक रास्ता जरूर समझ में आ जाता है कि आप असेंबलियां डिसॉल्व करें, आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस चीज को बुनियाद बनाकर आप रूल्स के मुताबिक एक करारदाद को एक्सेप्ट करते हुए नोटिफाई कर देते हैं, तो आप कैसे उसको यकसर मुस्तरद कर सकते हैं जबकि आपके एजेंडा आइटम पे भी वो आ चुका हो, एक बार नहीं 2 दफा आ चुका हो, और आर्टिकल 5 की आड़ में ये काम कर दिया जाए, तो इसको जरूर चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं, अदरवाइज पॉलिटिकल जो बुहरान है उससे बाहर निकलने का तो आपको एक रास्ता मिल गया है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुहरान खड़ा हो जाएगा उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, मैं जनाब इरशाद आरिफ साहब, मुझे पूरा यकीन है सादिया अफजाल सही कह रही हैं कि ऑपोजिशन और शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उनका हक है, उसको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे, लेकिन मुझे शक है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक टॉप एपेक्स कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और उसका मकसद भी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान को ख़त्म करे, और जिस किस्म का सियासी बहरान अब पाकिस्तान में खड़ा हो चुका है, जिस किस्म की फीलिंग्स हैं, अब तो लोग जो है बहुत ही इंटेंसिफाइड फीलिंग है, हॉट मॉल्टन, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें यही कहेगी कि इलेक्शन होने चाहिए, और अब ये मुझे सूरत हाल लग रही है। शादार साहब, क्विक कमेंट, फिर उसके बाद आमिर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका भी मैं एनालिसिस इस पे लेना चाहता हूँ। बात ये सूरत उस वक्त दुरुस्त थी जब तक ये मेमो नहीं आया था, और मेमो मंजर आम पर नहीं आया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जब उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक साजिश साबित हो गई, तो सूरत हाल बदल गई। जब ये तहरीक एक्सेप्ट की गई थी उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। जब लिंक मिल गए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो सब हाईएस्ट फोरम है जिसमें सारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मौजूद हैं, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, वज़ीर दिफा मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि एक साजिश हुई है हुकूमत को गिराने की। तो जब एक हुकूमत को साजिश के ज़रिए गिराना वाक़अतन आइन के मुताबिक जुर्म है, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 उस पर लगता है, तो इस बुनियाद पर सूरत हाल जब तब्दील हो गई तो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी। मैं ये बात मानता हूँ कि ये खालिसतन कानूनी या रूलिंग का मामला नहीं है, सियासी मामला है, सियासी अंदाज में उन्होंने निपटाने की कोशिश की है। देखिए, ये जो इरशाद आरिफ साहब की बात को अब मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आर्टिकल 5 की वो बात करें। आर्टिकल 5 अगेन आप उसको पढ़ें तो सही, वो आर्टिकल 5 लॉयल्टी टू स्टेट की बात करता है कि जी ये तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स पर लाजिम है, उनकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। सो इसको आप इस जगह पर नहीं ला सकते हैं। और फिर जो अभी इरशाद आरिफ साहब ने कहा कि स्पीकर ने उस वक्त तहरीक एक्सेप्ट कर ली थी जब ये बैरूनी इसका खत का पता नहीं था, वो तो कह रहे 7 मार्च को पता था, 7 मार्च को लिखा गया।
नहीं, वो तहरीक तो बाद में आई। इरशाद आरिफ साहब को आपको पता है कि एजेंडा आइटम इरशाद आरिफ साहब ये कह रहे हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें आर्मी चीफ भी थे, तीनों सर्विसेज के चीफ भी थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, उन सब के सामने ये डॉक्यूमेंट डिस्पैच जो कम्युनिकेशन रखा गया और मजीद जो इतलात अब शेयर कर दी गई है मीडिया से। बट आपको याद होगा वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया था कि संडे को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है, संडे को वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म को तमाम चीज़ों का इल्म था। ये मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी हो चुकी थी, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने ऑन एयर आके ऐलान किया था कि संडे को वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पे। तो ऑल ऑफ ए सडन उनसे वो डिफीट बर्दाश्त नहीं हुई ना, फिर उसके बाद ही उनके जो लीगल माहिरीन ने उनको जो मशवरा दिया, उन्होंने एक, आप उसको अगर बहुत पॉजिटिवली देखें तो एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव, पॉलिटिकली यस, अगेन बार-बार कह रही हूं, सियासी तौर पे बड़ा अच्छा रास्ता दे दिया। आईनी तौर पे क्या करेंगे? की किताबों के एतबार से देखें तो पहली दफा इमरान खान ने मैकियावेलियन किताब का पहला सफ़ा खोला है कि मैकियावेलियन पॉलिटिक्स होती क्या है, तो उन्होंने एक स्मार्ट पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली। आमिर ज़िया साहब एडिटर रह चुके हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त हैं। आमिर ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, मोईद पीरज़ादा बोल रहा हूँ स्टूडियो से। ये 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट सोची तो थी हमने अदम एतमाद की तहरीक की प्रोसीडिंग्स को कवर करने के लिए, लेकिन यहाँ तो एक नया ही मामला खड़ा हो गया जहाँ अदम एतमाद की तहरीक को कालादम इनवैलिड करार दे दिया है। आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी जहाँ पर एक बैरूनी बहुत बड़ी ताकत के जो कम्युनिकेशन और डिस्पैच थी उसको साइट किया गया है, उसको बेसिस बनाया गया है और अब आम इंतखाबात के लिए असम्बली जो है असम्बली डिसॉल्व करने की भेज दी गई है। आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन इसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए इनवैलिड करार देगी या सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि अब चूंकि माहौल बन चुका है सियासी, इसका हल यही है कि कौम एक आम इंतखाबात की तरफ मुल्क चला जाए? मुझे साहब अभी आपने कहा कि जी मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का पहला सफ़ा खोला इमरान खान साहब ने। बात ये कि जब दूसरी तरफ से जो है इसी तरह की मैकियावेलियन पॉलिटिक्स हो रही हो और बिलो द बेल्ट कहते हैं ना कि मेंबरान की खरीदो फरोख्त हो रही हो, तो उसका जवाब कुछ इसी तरह का हो सकता है। बात ये कि ये तो एक एलिमेंट है बहुत अहम कि जी बैरूनी साजिश थी, लेकिन चलें अगर आप उससे कतई नज़र भी देखें तब भी आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से वफादारियाँ खरीदी गई और पार्लियामेंटेरियंस की हॉर्स ट्रेडिंग हुई, तो उसके नतीजे में आप ये तवक्को करें कि आइन की उस स्पिरिट के मुताबिक, जिस स्पिरिट के तहत कवानी लिखे गए थे, जब उसकी धज्जियां बिखेर दी गई तब भी आपको उसमें एक मंतक नजर आएगी। और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त पूरे मुल्क में एक हिजान है और वो बरपा था, और जाहिर आपने देखा बिल्कुल, हमने टीवी पे सुना, लोगों से बातचीत हुई हमारी खुद भी, कि जनाब एक पॉपुलैरिटी की मकबूलियत की लहर इमरान खान साहब के हक में है। और जब से ये तहरीक अदम एतमाद दाखिल की गई थी, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारे लोग खौफजदा हो गए थे कि जब उन्होंने देखा कि नैबजुदा सियासतदान जो है वो पड़ तोड़ रहे हैं इस मुल्क के आला ओहदों पर आने के लिए, तो जाहिर है कि वो भी एक बहुत बड़ा इमरान खान साहब का आमिर ज़िया साहब बसद एहतराम, इसी को तो मैं मैकियावेलियन मूव कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने एक महीने एक ऐसा बयानिया जो है उसको हीट अप किया मुल्क में, एक मुल्क के अंदर बैरूनी साजिश का, और जब वो बयानिया पक गया तो जहां तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आ चुकी थी, जहां लोग बदजन थे इकनॉमिक परफॉर्मेंस के इशूज़ में, महंगाई की वजह से, उसको उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। जब सादिया अफजाल की सवाल उठाती हैं कि 7 मार्च को उनको खत मिल गया था, तो 7 मार्च को ही उन्होंने ये क्यों नहीं किया, तो मुझे समझ आती है कि इमरान खान ने प्रिंस पढ़नी शुरू कर दी है निकोला मैकियावेली की। उन्होंने समझ आया कि चूंकि डू इन द रोम एज द रोमन्स डू, उन्होंने सारी चीज को पकाया या इसको गर्म किया और गर्म करके एक ऐसे नुक्ते पे ले आए जहां इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और कराची के शहर में उनको अनप्रेसिडेंटेड मकबूलियत हासिल है, और इस मौके पे वो अब अपोजिशन एक और मेरे ख्याल से फारूक हबीब ने शायद अनाउंस किया कि अगले 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब वो इंतखाबात करवाने लगे हैं, जबकि डंके की चोट पे इंतखाबात, तो इसी को मैं मैकियावेलियन मूव कह रहा हूं। इरशाद आरिफ साहब, तो इमरान खान अब मैकियावेलियन, डॉक्टर साहब मैं भी तारीफ में ही कह रहा था, ताईद ही कर रहा था, मैं इसकी ताईद ही कर रहा था। दो चीजें हैं, स्मार्ट मूव है, एक्सीलेंट मूव है टू गेट आउट ऑफ द क्राइसिस। जी डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं जो इससे और हैं जो अभी इस पर डिस्कस नहीं हो रही। एक तो यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर असम्बली तोड़ता है तो वो प्राइम मिनिस्टर रहता है, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर असम्बली तोड़ेगा तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इमरान खान साहब ने एक इनके नीचे से कालीन खींच लिया अपोजिशन से कि वो प्राइम मिनिस्टर भी अगले 90 दिन तक होंगे और इलेक्शन भी वही कराएंगे और निगरान हुकूमत कायम नहीं होगी। इसका शायद अपोजिशन को अंदाज़ा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी हाँ, आइनी तौर पर जब असम्बली वज़ीर आज़म तोड़ेगा वो वज़ीर आज़म आप ये कह रहे हैं कि अब जबकि
जी जी तो इंटरम सेटअप नहीं आएगा, ये बड़ी स्मार्ट मूव है। सेकंड पेज फ्रॉम निकोला मैकियावेलीज बुक ऑफ प्रिंस, सेकंड पेज। मुझे एक इसमें अब चीज समझनी है, इरशाद आरिफ साहब और आमिर ज़िया साहब। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें मैं बताती चलूं कि वजीर आजम साहब के 2 दिनों से कह रहे थे कि मैं अपनी लीगल टीम जो है माहिरीन से मुशावरत कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर उसमें से बहुत सारे लोगों की मुखालफत भी की, जैसे कल खबरें आई कि अटॉर्नी जनरल ने और उनकी पूरी टीम ने वजीर आजम को स्पीकर के थ्रू कुछ ऐसे इकदाम करने से रोका, मुखालफत की, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी राजा खालिद जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने आज स्पीकर के जरिए गैर आईनी काम किया है। मैं इस हुकूमत ले हम पहली लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट हैं, मुझे हमें इस वक्त फोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है जहां पॉलिटिकली तौर पर तो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी स्मार्ट मूव की है, लेकिन हम ये डिबेट है कि क्या ये मूव सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। उर्फ़े आम में यह है कि स्पीकर के एक्शंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और अगर चैलेंज होगी तो सुप्रीम कोर्ट का फिर क्या इस्तदलाल इस पे हो पाएगा? देखिए, शुक्रिया मोईद। हमारी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, मैं समझता हूँ आज एक बहुत ही शर्म का दिन है आईनी हवाले से। आइन से कुछ तो वाबस्तगी हमारी होनी चाहिए, और आज जो हुआ वो सरीहन एक बदनीयती पर मबनी अमल था, एक सियासी चाल चली गई, आइन का सहारा लिया गया। स्पीकर साहब ने या डिप्टी स्पीकर साहब ने जो किया वो एक मनसूबा साजी के तहत किया कि एक बयानिया आया हुकूमती बेंच से, आनन फानन उन्होंने कहा कि मैं तहरीक एतमाद को कलअदम करार देता हूँ, सेशन को ख़त्म करता हूँ। इस तरह नहीं आइनी निज़ाम चला करते। हमने अपने मुल्क का और अपने आइन का आज मजाक उड़ाया है, मैं समझता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब, जैसे आप बोल रहे हैं, साथ ही हमें ये खबर मिली है, मेरे कान में प्रोड्यूसर साहब ने बताया है कि सदर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर की समरी को कबूल किया है और असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है। अब इस मौके पर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको क्या है, क्योंकि एक माहौल तो ऐसा बन चुका था कि मुल्क में एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, बहुत ही जज्बात भड़के हुए थे, और अब एक आम एक्सपेक्टेड था कि इसमें इलेक्शन जो है इसका सोल्यूशन है ताकि लोग आवाम के पास जाया जाए मैंडेट के लिए। आप समझते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस को रोकना चाहिए, वापस इन्हीं कंट्रोवर्शियल असेंबलीज की तरफ आना चाहिए, या इलेक्शन होने देना चाहिए? देखिए, यही मामला 1989 में जब ज़िया साहब ने जुनेजो असेंबली तहलील की थी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगरचे असेंबली की तहलील गैर आईनी थी, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन होने वाला है तो हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करते, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया। 30 साल से इस फैसले को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। देखिए, जब आइन के साथ खिलवाड़ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज सिर्फ यही है कि उस खिलवाड़ को वो कलअदम करार दे, मामलात को वापस ले जाए जहां वो थे उस खिलवाड़ से पहले। अच्छा, एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो मैं सलमान अकरम राजा साहब से करना चाहूंगी। ये सही कह रहे हैं, और 2012 की भी अगेन जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया गया जब डॉक्टर फहमीदा मिर्जा स्पीकर कौमी असम्बली ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया था, तो उसको 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का वो बैठा और स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने रिजेक्ट किया, सेट असाइड किया रादर, और यूसुफ रजा गिलानी की नाहली हुई। तो सलमान अकरम राजा साहब, आज जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया या जिसकी आड़ में ये इकदाम किया गया, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, आर्टिकल 5, ये तो ऑलरेडी वेग है। इसको किस तरीके से इसके अंदर कैसे इसको अप्लाई किया गया इस चीज में कि जी गैर मुल्की मरासला था, गैर मुल्की साजिश थी, और वो तहरीक, वो करारदाद जिसको स्पीकर साहब रूल्स के तहत एक्सेप्ट कर चुके हों, नोटिफाई कर चुके हों, एजेंडा आइटम पे आ चुका हो, क्या ऐसे यकसर मुस्तरद कर देना? आप ऑलरेडी राय दे चुके हैं। मैंने तो पहले ही अर्ज किया ना, एक बिल्कुल खिलवाड़ हुआ है। आर्टिकल 5 का कोई ताल्लुक नहीं था। आर्टिकल 5 एक अमूमी एक हुक्म है कि हर शख्स आइन की ताबेदारी करेगा, आइन से का वफादार रहेगा। उसका कोई ताल्लुक आज की कार्रवाई से नहीं था। कोई साजिश अभी तक साबित नहीं हुई, किसी ने पैसे लिए हैं, किसी हुकूमत ने कोई दखल अंदाजी की है, कोई रजीम चेंज का कोई मंसूबा था। ये एक मफरूजा है जो हवा में कायम किया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक दिन पहले मीटिंग कोई हुई वाशिंगटन में हमारे सफीर की अमरीकी हुकूमत के अहदेदारों से, और उन्होंने तहरीक एतमाद का जिक्र किया। उस वक्त तक ये मालूम था लोगों को, तहरीक लिखी जा चुकी थी, उस पर डिस्कशन हो चुकी थी, वो दायर एक दिन बाद की गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी गैर राज में थी ये बात।
लिहाजा इस तमाम एक छोटी से वाक़े पर एक मफरूज़ा कायम किया गया, कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई तहकीक नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बना, कोई फैसला नहीं आया और स्पीकर साहब ने आनन फानन रूलिंग दे दी। तो ये सरियन मजाक हुआ है, इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं। सलमान साहब, ये मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था इरशाद आरिफ साहब की तरफ भी। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ हैं, रोजनामा 92 ग्रुप के एडिटर हैं। आमिर ज़ियाद साहब न्यूज़ के एडिटर रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सलमान अकरम राजा साहब को आप दोनों ने सुना। चंद पॉइंट्स में इसमें ऐड कर दूं कि अब वफाकी मिनिस्टर जो थे इंफॉर्मेशन और लॉ के, उन्होंने ये बात भी बताई कि जो मीटिंग 7 मार्च को वाशिंगटन में हुई, वो मीटिंग कोई 2 लोगों के दरमियान नहीं थी, बल्कि जो दूसरे मुल्क के लोग थे उनके साथ उनके डायरी और नोटरिस्ट भी थे, और पाकिस्तान की साइड से एम्बेसडर के साथ भी उनके लोग थे, जालबन मिलिट्री अटैचे का भी उन्होंने जिक्र किया, वो भी वहाँ थे। तो ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग है, ये कोई असेसमेंट नहीं है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब ये कोई ओपिनियन नहीं है। और उसके अलावा जिस चीज़ को आज साइट किया गया है नेशनल असेंबली में, वो नेशनल सिक्योरिटी यानी एनालिसिस नहीं था, और ये नहीं एक फैक्चुअल मैसेज कन्वे किया गया, इसका एक तरह से एक मैसेज कह लें, कम्युनिके कह लें। अच्छा, दूसरी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, जिसमें आर्मी चीफ के अलावा सर्विसेज चीफ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे और सारे मिनिस्टर्स थे, वहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया गया कि ये ऑथेंटिक है, और फिर उसके खिलाफ एक डिमार्शे इशू करने का फैसला किया गया। वो डिमार्शे इशू भी हुआ, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक्नॉलेज किया। तो ये जब फैक्ट्स हम सामने रखते हैं, इरशाद आरिफ साहब में क्या क्वेश्चन पैदा होता है सलमान अकरम राजा साहब के लिए? एक तो पहलू ये होगा कि ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि जनाब डिप्टी स्पीकर ने किसी बदनीयती के तहत ये फैसला दिया है, अदम एतमाद की तहरीक को जो है उन्होंने सबताज किया है या गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर। एक तो ये होगा। दूसरा ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो प्रोसीडिंग है और जिसके नतीजे में अमरीकी चार्ज अफेयर को बुला के बाकायदा एहतजाज किया गया है, क्या उसकी कोई हैसियत नहीं है कि उसकी बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता? जी सलमान अकरम साहब, ये क्विक रिस्पॉन्स फिर मैं जाना चाहता हूं डॉक्टर दानिश साहब। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किसी साजिश की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो गुफ्तगू हुई ये गैर मुनासिब थी और इस हवाले से हम एहतजाज करते हैं। बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है जो हुकूमती बयानिया है और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो कुछ हुआ और जो वहाँ जारी की गई स्टेटमेंट, आप उसको देख लीजिए। कोई लफ्ज उसमें साजिश का या रजीम चेंज का नहीं है। सर उसमें इंटरफेरेंस का लफ्ज है, मुनासिब थी, बिल्कुल एक दूसरी बात है, और ये कहना कि एक साजिश हुई बिल्कुल दूसरी बात है। सर इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, डॉक्टर सलमान, उसमें इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जी देखिए, इंटरफेरेंस बिल्कुल ये एक डिप्लोमेटिक चीज है, इसका ये रोज इस्तेमाल होता है कि कोई हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के हवाले से अगर कोई बयान दे देती है उसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। वो साजिश नहीं होती, वो रेजीम चेंज नहीं होती, और इसको जो हमारे डिप्लोमेटिक उसूल है उसके खिलाफ बात एक समझी जाती है। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से आपने क्यों कोई राय दी या क्यों आपने लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, उस डिस्पैच में ये लिखा है कि अगर आपने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना हुई इस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में, तो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप जो हैं वो अब आगे नहीं चल सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। अगर तो ये फारिग होते हैं वज़ीर आज़म तो फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। उसमें लफ्ज़ पार्डन उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया, फॉरगिवनेस एंड पार्डन। ये सब बातें गैर मुनासिब हैं, ये नहीं उनको करनी चाहिए थी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने पैसे भेजे और एक साजिश हुई, लोगों ने पैसे वसूल किए। एक तहरीक जो थी वो चल रही थी, उसकी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने अपनी राय दी, गैर मुनासिब राय दी, उनको नहीं देनी चाहिए थी, इसीलिए डिमार्श जारी हुआ, जिसको इंटरफेरेंस कहा गया। लेकिन ये साजिश नहीं है, ये रेजीम चेंज नहीं है, ये तमाम चीजें आईनी और कानूनी और सिफारती सतह पे बिल्कुल साबित चीजें हैं। क्या उनको नए मतलब ना दें? सलमान साहब, क्या इससे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि ये बैरूनी ताकत जिसको दुनिया में रेजीम चेंज के लिए समझा जाता है, मशहूर है, वो पाकिस्तान की सियासत में रेजीम चेंज को एनकरेज कर रही है और उसे सपोर्ट कर रही है, सो मच सो कि उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर एक ऑफिशियल कम्युनिके, ये मैसेज ही दे दिया यहाँ पर? देखिए, ये बिल्कुल शायद कहा जा सकता हो कि उनकी ख्वाहिश है कि कोई और हुकूमत इस मुल्क में आए, इस हुकूमत से हमारे मामलात ठीक नहीं चल रहे, लेकिन क्या इस ख्वाहिश पे कोई अमल किया उन्होंने? ये एक चीज है, इसको साबित करना पड़ेगा, चाहिए कोई तफ्तीश होनी चाहिए थी। ऐसे स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकते थे सिर्फ इस मिनट्स की बुनियाद पर जो हमारे सफीर ने बनाए। ठीक है, अब मेरे साथ रहिए, मुझे डॉक्टर दानिश ने, जाहिर है वो इस वक्त गुस्से में भी बहुत होंगे, और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, दोनों को मैं लेने दीजिए। डॉक्टर दानिश, ये जो चालाकी की है आप कह लें, या
या स्मार्ट मूव कर दी है या लीगल की है। अब आप क्या चाहेंगे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? बिकॉज इससे पहले तो ऑपोजिशन की जमातें अर्ली इलेक्शन ही मांगती थी, वो कहती थी कि वजीर आजम को इस्तीफा दें, वजीर आजम असेंबलियां जो है तहरील करें, इलेक्शन करवाएं। अब चूंकि इलेक्शन मिल रहे हैं तो क्या ऑपोजिशन की जमातें ये चाहेंगी कि इलेक्शन का रास्ता रोका जाए, वापस इसी सूरत हाल पे आ जाए? देखिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहित। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर आज जो रूलिंग दी गई है वो आइन के आर्टिकल 5 को उन्होंने पेश किया है, जो कि एक सतही सा आपका आर्टिकल है लेकिन अहम आर्टिकल है। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 5 के क्लॉज 2 को जो है वो नहीं पढ़ा शायद, और उसमें जो आइनी इम्पोर्टेंस बताई गई है उसके तमाम मराहिल आज सामने आ गए हैं। गोया ये जो कहा जा रहा है कि सदर को इख्तियार नहीं है, माजी में सदर नहीं किया, माजी में ये किया गया। अरे भाई, माजी में सदर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि अदम एतमाद आ चुका था, और अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म को ये इजाज़त ही नहीं है, आइन इजाज़त ही नहीं देता है कि वो असम्बली तोड़ने, तहलील करने की रिकमेंडेशन करे। और ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल 5 के 1 को आप पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 5 के 2 को पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया है आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात की सलमान अकरम राजा ने बहुत सारी चीज़ों के सामने, और सादिया अफजाल ने भी एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि पाकिस्तान के अंदर फहमीदा मिर्ज़ा की एक रूलिंग मौजूद है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया, ख़त्म किया कि जनाब ये रूलिंग जो है वो गैर आईनी है। ये कोई मजाक है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कोई भी बहाना बना के कोई आर्टिकल लेकर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे, पाकिस्तान के आइन में दिए हुए जो प्रोसीजर है उसको तोड़ दे, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को रोन दिया जाए सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप हवीस इक़्तिदार में आप जो हैं वो पूरे के पूरे आइन को रोन दें? आइए कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कीजिए, आइए आइन पे बात कीजिए, अपनी ख्वाहिशात पे बात नहीं कीजिए। वजीर आजम ने एक दफा नहीं, वजीर आजम ने कई दफा आइन की पामाली की है। उन्होंने 2 इलेक्शन का मेंबरान को जब अपॉइंट किया था वो भी आइन की पामाली थी। उन्होंने आर्मी चीफ को डायरेक्ट अपॉइंट किया था, वो भी आइन की पामाली थी। उन्होंने सदारती रेफरेंस के जरिए जो आपके वोट था, आपकी कॉन्फिडेंशियल उसको नहीं करने दिया था, उन्होंने आइन की पामाली की थी। आज आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन को बचाइए। आइन नहीं रहेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। ठीक, आपका बड़ा भरपूर मौक़िफ़ है कि जो कुछ वज़ीर आज़म ने किया वो गैर आइनी है। हम ये समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरह की कंट्रोवर्शियल मूव है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली, और इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती है। इसकी पॉलिटिक्स को अगर हम थोड़ा देख लें, हफीजुल्लाह नाइल साहब, वेरी क्विकली, अपोजिशन पहले यही चाहती थी कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ और इलेक्शन हो बुनियादी तौर पर। अब आप समझते हैं कि अपोजिशन की जमातें उस इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहेंगी जो 90 दिन के अंदर अंदर हो सकते हैं, वो चाहेंगी कि नहीं असम्बलियों पे वापस आया जाए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान साहब और स्पीकर कौमी असम्बली और जो चंद बंदे हैं, फवाद चौधरी और बाकी उनकी टीम, उन्होंने आज रियासत पाकिस्तान के खिलाफ किया है कि पाकिस्तान की तारीख से चंद लोग कर सके हैं। इमरान खान साहब का नाम आज गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, याया खान और इसी तरतीब में और इस लेवल के कोई बंदा मुझे नज़र आ नहीं रहा। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस हो या 35 के एक्ट को जैसे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके एक बानियान पाकिस्तानी हुकूमत ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ख़त्म की थी। मेरे तो यकीन जाने 2 दिन से मुझे इतना शदीद माइग्रेन हुआ है, और ये वो फियर ऑफ द अननोन था। मुझे लगता था, हैविंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान, मुझे लगता था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी वारदात करेगा। मैं हमेशा अपने व्लॉग में, अपने प्रोग्राम में, जियो में कहता रहा हूँ कि इमरान खान पहला बंदा होगा कि जो रियासती राज जो है वो चौराहे में आके उनको फोड़ेगा। चलो वो तो जो होना था हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से ऐसी काम होगी, कि ऐसी अनहोनी होगी कि आके असेंबली को आप डिसॉल्व करेंगे। मुझे बताएं
मैं सुअर के हूँ, अगर कल मैं तैयबा पढ़ के हलाल करूँ तो हम लोग खा लेंगे। जी जी, आप एक काम कर रहे हैं, आप उस आइन को तोड़ के आपने पूरी कौम के, मुझे अफसोस उसका भी नहीं है, अफसोस मुझे अगले आने वाले वक्त का है। और ये जो फियर ऑफ द अननोन था, ये इसका नहीं था कि इमरान खान साहब ये कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते थे। एक इंसान है, वो जब वो कोई होता है, एक असॉल्ट कर रहा होता है, यानी कि आज इस तरीके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे असॉल्ट किया है, तो इस असॉल्ट के अंदर उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इमरान खान के अंदर एक कैपेसिटी थी, हमेशा मैं कहता था वो डेयर डेवल आदमी है, वो निडर आदमी है, उसके साथ उसकी पूरी उतनी हिकमत है ही नहीं है, फहम है नहीं है, फरासत है नहीं है, वो बड़ी लीथल है। अब एक आपने आके एक ऐसे जगह पे जो काम की कौम जो है ना, एक कौम, एक आखिरी फिक्र ले लें, एक आखिरी फिक्र ले लें अगर, हाँ, जरा पीएमएलएन जो इस वक्त जो वारदात हुई है वो ये नहीं हुई। सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब ने जी जी नहीं, ये हफीज नियाजी साहब जो बात करें, देखिए आप वही बात है ना कि सियासी तौर पे आप जितना मर्जी कह लें कि आज मैं फतह याब हो गया हूं, लेकिन आपने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्टेक पे लगा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ आप लेके चले गए। पीएमएलएन का मौकफ ले लें, क्योंकि फिर सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच सेनेटर साहब फॉर जॉइनिंग अस। अब पीएमएलएन की इस पे क्या स्ट्रेटजी होगी ऑपोजिशन की? क्या इसको इस सुप्रीम कोर्ट में ऑपोजिशन चैलेंज करके वापस स्टेटस को पे आना चाहेगी, या ऑपोजिशन वेलकम करेगी कि हम भी इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं? असेंबलियां तो हमने सुना कि तहलील करने का सदर ने मंजूरी भी कर दी है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की। इस पे सर क्या है पीएमएलएन का मौक़िफ़? पहली बात तो ये है कि आज पाकिस्तान की आईनी तारीख का और सियासी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, और आज जो किया है इमरान खान ने और उनके जो मुशावरत देने वाले लोग थे, उन्होंने आज तालिक मल दी है इस मुल्क की सियासी और आईनी तारीख पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर पेंडिंग है, पिछले 3 हफ्ते से कहते चिट्ठी हमारे पास है। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, वफाक के नुमाइंदे ने बयान दिया कि आर्टिकल 95 एक कानूनी तकाजा है, हम इसे इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कल्मिनेट करेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वहाँ पे अंडरटेकिंग्स जाती रही, 4 दफा ये मैटर्स टेकअप हुए हैं। जब लीव ग्रांट हो रही थी उस वक्त इन्हें नहीं था पता कि ये मुल्क से गद्दारी है, ये बाद में पता चला जब नंबर्स कम हो गए। और आज ये जो हरकत की गई है, ये ना असेंबली ने इसे कबूल किया है, अभी भी 200 के करीब अरकान असेंबली के अंदर बैठे हैं, वो इजलास करके वो कहते हैं कि हमने तब तक नहीं निकलना जब तक हमने अपने ज़मीर की आवाज़ पे इस गैर आईनी रूलिंग को क्वाश नहीं करना, इसको ख़त्म नहीं करना। अदालत से भी रिव्यू कर रही हैं सारी सियासी जमातें और सियासी कुव्वतें। ठीक है, ये तो खलवाड़ है आइन के साथ, खुला खलवाड़ है। इन पे आर्टिकल 6 लगेगा और ये तारीख देखेगी कि इन पे आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। हमारी अदालतें कानून की और आइन की मुहाफिज हैं, और हमें कोई दूसरी राय नहीं है इसमें कि अदालत इस तरह की गैर आइनी काम नहीं होने दी। आप खुद लेकर जा रहे हैं इस मामले को कल सुप्रीम कोर्ट? जी, पहले ही पेंडिंग है मैटर, तो देखे ना, मैटर पेंडिंग है, कल तारीख लगी हुई है उसमें। तो सेनेटर साहब, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन की जमातें और पीएमएलएन इस मौके पे इलेक्शन को वेलकम नहीं करेंगे, बल्कि इसी स्टेटस को पे वापस जाना चाहेंगे, यही मुझे समझ आ रही है। हम आइन शिकनी को नहीं अलाउ करेंगे, आइन शिकनी को नहीं, मैं थोड़े ना आइन शिकनी को अलाउ नहीं करेंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन हो तो कोई जमात देगी उससे, लेकिन ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? ठीक हो गया, ठीक हो। आमिर ज़िया साहब को भी ले लें। आमिर ज़िया साहब, आप इस पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे देखेंगे? 63 ये कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कासिर है, यानी कि जब आप देखते हैं कि जी उसने डिसिडेंट ने वोट डाल दिया, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आइन की रूह कहती है कि जी ये काम ही नहीं होना चाहिए, इसको बुरा समझा जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं उसकी वजाहत की जरूरत है, और उस पर डिबेटेबल है, उसमें एम्बिग्यूटी है, इबहाम है, और उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि जनाब अगर बैरूनी साजिश है, वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, वफादारियां तब्दील की गई हैं, तो यकीनन हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि जनाब वो बिल्कुल फ्रेश इलेक्शंस करे, और ये दिस इज द बेस्ट वे, बेहतरीन तरीका है जो है इस कहते हैं ना इस क्राइसिस से बाहर आने का। लेकिन अगर इंतखाबात हो जाते हैं, अवाम जिसको चुन लेते हैं, फिर हमें इस पे सादिया अफजाल साहिबा का भी अगर अदालत के मामला जाता है, मैं एक जुमला ये कि सिर्फ अगर अदालतों में ये मामला जाते, अदालतें यकीनन इस बात को ध्यान में रखेंगी कि पूरे मुल्क में बेचैनी है, और लोग समझते हैं कि अगर इस मुल्क में नैबजुदा लोग
वो लोग कि जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो लोग कि जिन पे बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम हैं, आप उनकी करप्शन को कंडोन करके उन करप्ट लोगों को कंडोन करके इस मुल्क में मुसल्लत करें, तो आप पैगाम दे रहे हैं कि जी इस मुल्क में करप्शन करके आप कोई भी बड़े से बड़ा ओहदा हासिल कर सकते हैं। यह पाकिस्तान के मॉरल कंपस का सवाल था। बात सिर्फ आइन अगर उस चीज में कासिर नहीं हो सकता, मैं पॉपुलर विल की बात करता हूं। पार्लियामेंट के बहुत सारे अरकान जो है इस पे बाकी लोगों का भी इस पे इस्तदलाल ले लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सादिया अफजाल। डॉक्टर साहब मैं बात करूं कि दोनों चीजें बड़ी मायूब हैं। दूसरी चीज ये कि अमेरिका खत लिखे, अमेरिका कहे कि गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दें, वो भी अनएक्सेप्टेबल। वो बात आपकी सही है, लेकिन वो बात है जो सलमान अकरम राजा जी सर, ये सादिया अफजाल का बेसिकली कहते हैं आपका, वो कहते हैं कि दोनों सिचुएशन बड़ी मायूब हैं। एक तरफ एक चीज कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोवर्शियल है, दूसरी तरफ एक बैरूनी साजिश है जिसको एक्सेप्ट किया गया, जिसकी हकीकत एग्जिस्ट करती है। तो दोनों सूरतों का हल ये इलेक्शन की तरफ चले। बात बता दीजिए कौन सी, ये मुझे बताएं 4 महीने कौन सी बैरूनी साजिश थी जब ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन 3 महीने से मैं सुन रहा हूं, हम क्यों बदध्यान, देखिए या हम जाहिल हैं या हम बदध्यानत है, हम क्यों ये बदध्यानती कर रहे थे कि कह रहे थे तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन नहीं लाएगी, हम क्यों कहते थे कि कल लाए। शिबली फराज ने क्या कहा था, फवाद चौधरी ने क्या कहा था, बाबर रवान ने क्या कहा था, असेंबली के फ्लोर में कहा था ये कभी नहीं लाएंगे। 3 महीने सुना हूं, और ये इनकी जुबान है या सेक्स वर्कर है। पाकिस्तान के मुस्लिम के साथ खेला जा रहा है, मैं अगर हम इतने और उसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं, असल सानिया ये हुए इस कौम के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस के बाद खामोश रह सकता है। आज आपने जैसे पहले कहा था कि सूट करता है, अगर देखें पॉलिटिकली आपने एक वे आउट दे दिया, ठीक है जी, आप इलेक्शंस की तरफ चले गए, आप कहते हैं कि ऑपोजिशन की जमातें भी तो यही चाहती थी कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। जो आपने आइन के साथ किया है उस पर आप प्लीज कहीं से भी इसको जस्टिफाई मत करें कि आपने आइन नहीं तोड़ा और आपने आइन को तोड़ के बड़ा अच्छा काम किया, ये आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको, ये जो अभी नियाजी साहब बात कर रहे थे ना तहरीक अदम एतमाद वाली, ये तो जब पीडीएम बनी थी नियाजी साहब, तो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा था पीडीएम में आके कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। बाकी 10 जमातों को एतराज था, वो नहीं मान रही थी, वो कहते थे इस्तीफे दे दें। तो पीपल्स पार्टी तो उस वक्त से बात कर रही थी तहरीक अदम एतमाद की जब पीडीएम बनी थी। और दूसरा, वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा कि ये पिछले साल अक्टूबर से गेम चल रही है और मुझे उसका पता है। तो फिर वो कौन सी गेम थी जो पिछले साल अक्टूबर से चल रही थी? खत तो उनको 7 मार्च को मिला, ये भी जरा बताने पे। खैर ये तो इसको नहीं, खुदा के लिए गैर मुल्की साजिश, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी आपको भेजना वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन आप उसको इस तरीके से जोड़े। सर मैं इसका एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। इरशाद आरिफ साहब, सर वो मैं एक बेसिक रूल है सर के डिस्कशन कराने का कि आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू मिले, फिर उसका एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू मिले। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ताकि आवाम को, सुनने वालों को समझ आ सके कि दो डिफरेंट आर्गुमेंट्स क्या हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इरशाद आरिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जब यह मसला जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि अभी चला गया होगा, कल सुबह जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि अगर हुकूमत फॉल कर जाती है तो उसके नतीजे में एक ऐसी पार्टियों का मजमुआ आएगा जो कम से कम 4 या 5 पार्टियां मिलकर 172 का नंबर पूरा करेंगी, और वो सिर्फ खुद भी हुकूमत 2-3 महीने से ज्यादा नहीं करना चाहती, और उनका स्टेटेड गोल है कि वो इलेक्टोरल लॉज को और ईवीएम वगैरह को, ओवरसीज वोट को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, पहले एक गवर्नमेंट बनेगी, फिर एक 2 माह की इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद फिर इलेक्शन होंगे, और यहां पर एक डायरेक्ट इलेक्शन जो है अवेलेबल है, जो पाकिस्तान के सियासी बहरान का हल हमें ऑफर करते हैं, ताकि पार्टीज जा सकें लोगों के सामने और नया मैंडेट, फ्रेश मैंडेट लेके आ सकें। आपको क्या समझ आता है, पॉलिटिकल सेंस क्या होगी इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की? देखें डॉक्टर साहब, हम लोग जो हैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। हमारे मद्देनज़र कौम का, मुल्क का, अवाम का मफाद होना चाहिए और आइन की पासदारी होनी चाहिए। ये जो तशरीह का मामला होता है ये हर वकील की अपनी होती है। एक और वकील आप बुलाएंगे, वो दलाइल से साबित कर देगा कि सूरी साहब ने जो कुछ किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया है और यही होना चाहिए था। पहले तो हमें इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का, फिर अवाम के फ़ैसले का। जब अवाम ही ने आखिरी फ़ैसला करना है तो इस पर यह क्या बात हुई? देखें ये साजिश किस तरह से है। पिछले साल हमारे टीवी पर हारून रशीद साहब ने बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से ये ख़बर ब्रेक की कि अमेरिका में एक मंसूबा बना है
ये उनके अल्फाज हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब उसको यहाँ प्रोड्यूस कर सके तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि एक मनसूबा बना है इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने का, क्योंकि इमरान ख़ान की हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। एक बात, 2 मुल्कों की ख़वातीन सफ़ीर जो हैं वो बहावलपुर जाती हैं, 2 फार्म हाउसेस पर वो ठहरती हैं, कुछ लोगों से वो मिलती हैं जिनका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से भी है, लाहौर से भी है, इस्लामाबाद से भी है, और वहाँ एक मनसूबा तश्कील पाता है। ये कोई चैलेंज करे कि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये मेमो सामने आता है, ये कम्युनिके सामने आता है। जब साजिश के ताने बाने मिल रहे हैं तो अब हम बहस कर रहे हैं टाइमिंग पे। देखें, जो शख्स विक्टिम होता है टाइमिंग का फ़ैसला वो करता है कि इसको अफशा मैंने किस वक्त करना है। वो बहरहाल सियासतदान है, उसने सियासी फ़ायदे उठाने हैं। इमरान ख़ान का जो भी मकसद हो, जो भी नैरेटिव हो, बात यह है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने मोहर तस्दीक क्यों सब्त की है एक ऐसी चीज़ पर जो अफवाह है, जो कहानी है, जो ड्रामा है, जो इमरान ख़ान का सियासी फ़ायदा है। हमें इसका मतलब है किसी इदारे पर भी कोई एतमाद नहीं है, एक बात। दूसरा, फ़हमीदा मिर्ज़ा के जो रूलिंग का हवाला मैंने भी दिया, सब दे रहे हैं। उसने जो रूलिंग दी थी वो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले पर दी थी, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तशरीह की थी, जो फ़हमीदा मिर्ज़ा का स्पीकर कौमी असम्बली का हक नहीं था। ये जो आज की रूलिंग है ये स्पीकर का हक है। स्पीकर की रूलिंग अगर चैलेंज होती है तो हम बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, उसको नाहल करार दिया था जनाब गिलानी साहब को, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया था, वो कौमी असम्बली में ले गए थे और उस पर और फहमीदा मिर्ज़ा ने सलमान अकरम राजा हमारे साथ हैं कि नहीं जी। उसके बाद सर डॉक्टर साहब, उसके बाद वो क्या सलमान अकरम राजा हमारे साथ हैं? सलमान साहब जी नहीं। अच्छा, इस पे डॉक्टर दानिश, चूंकि जाहिर है मैं चाह रहा था कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इसमें आए। जी डॉक्टर खालिद राजा साहब, एक इशू ये उठा कि जब स्पीकर ने रूलिंग दी थी 2012 में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने, उस वक्त जी डॉक्टर खालिद राजा हमारे साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनका क्विक ले लूँ फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। डॉक्टर खालिद राजा साहब, एक नुकता बार बार हमारी इस बहस में उठ रहा है, वो ये है कि 2012 में डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने एक डिसीजन दिया था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया, और वो इंटरप्रिटेशन थी सुप्रीम कोर्ट ही के फैसले की। आप समझते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे वैलिड होगी, या 1988 का वो डिसीजन जब जुनेजो साहब की हुकूमत को ख़त्म किया था और इलेक्शन की तरफ कौम जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब चूंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, फैसला तो मायूब है, गलत है, लेकिन इलेक्शन रुकने नहीं चाहिए, तो क्या चीज़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर होगी? फहमीदा मिर्ज़ा साहब का जो रेजोल्यूशन था वो और प्रेसिडेंट था। आज जो रेजोल्यूशन है दैट इज ऑन द इशू नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस एंड देयर आफ्टर हाउस बीइंग डिसॉल्व्ड। तो मैं समझता हूँ कि अब जो इशू होगा कि अगर इलेक्शन हो रहा है, कॉल के बाद गवर्नर साहब, सदर साहब ने डिसॉल्व कर दिया है और इलेक्शन 90 दिन में होना है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ग्रेज करे इंटरफेयर करने। तो बिल्कुल सही है। तो खालिद साहब, मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि मुल्क के सियासी हालात क्या हैं और सियासत एक ऐसे बहरान का शिकार है, इतनी अपोजिंग और शार्प और पोलराइजेशन है कि इसका बेहतर हल यही है कि ये तमाम सियासी जमातें जो एक असेंबली में खलवाड़ कर रही हैं, वहाँ पर लड़ाई कर रही हैं, या अवाम के पास जाएं, और अवाम में भी खासा एक इस वक्त हैजान है, तो उसका फैसला अवाम करेंगी, सुप्रीम कोर्ट अवाम के फैसले को नहीं रोकेगी, ये आप कह रहे हैं? मैं समझता हूँ ये आपका तर्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उससे भी फैसला करता है। लेकिन अभी खबर ये आई है कि कौमी असम्बली तहलील हो जाने पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और एक स्पेशल बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। अच्छा, अब ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका आज खुद नोटिस लिया है और उस पर एक स्पेशल बेंच जो है वो, लेकिन वो तो स्पेशल बेंच वो तो बहरहाल वो खालिद साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल? बेंच तो फिर वही बेंच बना दिया गया है और बेंच हंगामी बुनियादों पर केस की समाअत करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी खालिद राजा साहब, मैं समझता हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है, तो अब इसकी समाअत तो होगी नहीं। और पोलराइज्ड बार है, पोलराइज्ड पार्लियामान है, पोलराइज्ड एनवायरनमेंट्स है, उसमें दो मुद्दा, आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कवा काला है, आप कहें कवा सफेद है, ये माहौल बना हुआ है आजकल।
वेरी डीप थिंग्स, बड़ी प्रोफाउंड आपकी बात है। मैं एक इसका कॉन्ट्ररी मैं चाहूंगा कि चूंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर दानिश, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो खालिद साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब वो एक आपसे क्वेश्चन पूछने तक कि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मजीद हो जाए। जी डॉक्टर दानिश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन टू डॉक्टर खालिद रांझा, प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। देखिए, मैं खालिद रांझा से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो यहाँ जो डिस्कशन हुई है उसकी कुछ वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा, और वो 3 अहम पॉइंट्स हैं। एक तो ये सर क्विक कीजिए ताकि फिर मैं वापस जा सकूं डॉक्टर साहब के पास। के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे और वो इल्ज़ाम साहब जी, मैं मुझे इसलिए कि अगर आप इरशाद आरिफ के मुकाबले में मुझे भी इतना टाइम दें तो मैं बहुत सी वजाहत कर सकता हूँ, और अगर आप मुझे बोलने में मौका ना दें तो मैं 2-4 लफ्ज़ बोल सकूंगा। एक तो ये बात है। पहली बात तो ये क्रिस्टोफर क्वेश्चन पूछते आप। मैं खालिद रांझा साहब से सवाल करना चाहता हूँ अगर इजाजत दें तो। नहीं, मैं क्वेश्चन मैं उनका फिर आपकी तरफ आ जाऊंगा, आप डिटेल में अपना तबसरा कीजिएगा। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन रेज कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त आईनी मामलात को देखेगी, उसका सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जमात पाकिस्तान में हुकूमत करे या 100 जमातें पाकिस्तान में हुकूमत करें, इससे सुप्रीम कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, क्रिस्टोफर थॉमस ने इमरान खान के ऊपर टाइम्स यूके 1996 में दिसंबर में इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने इलेक्शंस के लिए पैसा लिया है। यहूदी, बहुत बड़े यहूदी जो उनके सुसर थे, इमरान खान साहब उनको अदालत ले जाना चाहते थे, वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, इमरान खान साहब ले के नहीं गए। उसके बाद पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उलमा जनाब इसरार अहमद साहब ने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि ये क्या है, सारी डिटेल मौजूद है। उसके बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो ओनर थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन क्या इल्ज़ामात की बुनियाद पर आप किसी को मुजरिम कह सकते हैं? जो ये एक साहब कह रहे थे कि ये लोग जो हैं वो आपके करप्ट हैं। अरे भाई, करप्शन है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, कितना आपने 3.5 पौने साल 4 साल में इनको लेके अदालतों में गए हैं, सारे के सारे जमानत पे लाए हैं। आप और मैं कौन होते हैं किसी को मुजरिम कहने वाले? कौन होते हैं करप्ट कहने वाले? अगर फॉरेन फंडिंग केस भी तो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, मालम जब्बा भी तो मौजूद है, उसके बाद रिंग रोड भी तो मौजूद है, 3200 अरब की करप्शन का केस इमरान खान साहब की हुकूमत पे है, चीनी चोरी का भी है, फला का भी है। इसका मतलब है मैं कह दूं कि वो मुजरिम है, लेकिन मुझे बात बिल्कुल चाहिए। उसके बाद और भी बातें हैं, अगर कहें तो मैं उनको भी इनकी वजाहत करूं। ये क्या बात है? आप ये देखें, पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया है अपने हविस के लिए। आर्टिकल 5, ये जो कहा गया फहमीदा मुर्जा की रूलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने किया था। वजह क्या थी? इन्वायरमेंट क्या था? आज सदर का कहा जा रहा है कि सदर जो है वो फैसला दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, उसको इख्तियार है, लेकिन अदम एतमाद के आने के बाद वजीर आजम की रिकमेंडेशन गलत है, सदर को यह देखना पड़ेगा। और इसके बाद भी सदर अगर असेंबली तहलील करते हैं तो 4 आदमी आर्टिकल 6 के जिम्मे में आते हैं, आइन तोड़ते हैं। एक फवाद चौधरी, एक स्पीकर, डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, और एक सदर। ये आइन है। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं एक इसमें से डिस्कशन की तरफ जा सकूं। इरशाद आरिफ साहब, आपका जो क्वेश्चन था जी वो क्वेश्चन पूछ ले। मैं चाह रहा हूं कि हमारे साथ है फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब खालिद रांझा साहब, डॉक्टर खालिद रांझा साहब। मेरा सवाल ये है डॉक्टर खालिद रांझा साहब के क्या स्पीकर कौमी असम्बली जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए तो स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग के बग़ैर किसी तहरीक को कलअदम करार दे सकता है, मुस्तरद कर सकता है किसी भी रीज़न पर, नंबर 1। दूसरा ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली की वो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसकी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। ये मेरे 2 सवाल हैं कि क्या किसी रीज़न पर भी अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया जा सकता है वोटिंग के बगैर, और दूसरा ये है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। वेरी गुड क्वेश्चन। रोजनामा 92 के ग्रुप एडिटर हैं इरशाद आरिफ साहब से क्वेश्चन आपने सुन लिए डॉक्टर खालिद। उसके बाद क्या ये रह जाता है कि पिटीशन। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर खालिद रांझा साहब, सुप्रीम कोर्ट शायद ना करे। जी डॉक्टर खालिद रांझा साहब। जी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, लेकिन ये बात जरे बहस आएगी
कि ये मसला वो है जो हाउस के अंदर हुआ है, और दफा वो भी आइन की दफा 69 है जो कहती है कि अदालतें उसी किसी काम पे जो हाउस के अंदर हो उस पर वजाहत नहीं कर सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि काउंटिंग गलत हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि स्पीकर ने गलत काउंटिंग अनाउंस की है? तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आइन में ये लिखा है कि अदालतें, हाँ, जब कहेंगे कोई चीज मैलिस में है, मेलाफाइडी है, मैलिस और विदाउट जुरिस्डिक्शन है, तो उसमें तो आप कह सकते हैं कि मैलिस करोड्स ऑल अथॉरिटी। लेकिन बादी नजर ये बात सबसे पहले आएगी सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिस के बाद। क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें इख्तियार है कि फैसला करे किसी किस्म का, और वो आईनी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार होगा कहने का कि हम नहीं बीच में आते, हाउस जो है। अच्छा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नोटिस लिया, अभी मुझे इससे क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई गया है या खुद से नोटिस लिया है, लेकिन अगर खुद नोटिस अगर सुप्रीम कोर्ट बंदयाल ने फौरी समाअत का हुक्म दिया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नोटिस लिया है तो जाहिर है कि वो समझते हैं कि वो स्पीकर के एक्शन को, जो कुछ हुआ है, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। इरशाद आरिफ साहब का दूसरा सवाल ये है कि क्या स्पीकर अदम एतमाद की जब रेजोल्यूशन आती है बगैर काउंटिंग के उसे रिजेक्ट कर सकता है, जिस तरह आर्टिकल 5 को इस्तेमाल इन्वोक करके उन्होंने किया है? जहां तक करने या ना करने की बात है, हेलो जी जी हम सुन रहे हैं। जहां तक करने ना करने की बात है, अब इशू ये है कि हु इज गोइंग टू डिसाइड कि किसका एक्शन दुरुस्त या गलत है। मुझे तनख्वाह मिलती है फैसला दुरुस्त और गलत करने का। अगर मैं गलत फैसला करता हूं तो फिर देखना है कि किसको इख्तियार है मेरे फैसले को दुरुस्त करने का। आम हालात में या आइन के मुताबिक, ये आइन में उसी पार्लियामेंट को इख्तियार है कि ये होल्ड करे कि ये फैसला गलत है। पार्लियामान अदालत को इख्तियार नहीं है। नहीं, इसका क्या मतलब है? इसकी थोड़ी सी तशरीह कर देना कि स्पीकर ने फैसला कर दिया, पार्लियामान कैसे फैसला करेगा स्पीकर के बारे में? अगर पार्लियामेंट को दोबारा रेजोल्यूशन आ जाएगा कि पार्लियामेंट साहब जो आप उसको निकालते नहीं है, उसके खिलाफ आप अपने इत्तेमाद का वोट नहीं देके आते। लेकिन इस केस में इसके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ हाउस कर सकता है। लेकिन इस केस में तो प्रेसिडेंट ने असेंबली एक्सेप्ट कर ली। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, तो अगर आपका स्पीकर आइन के किसी आर्टिकल की गलत तशरीह करके उसको अपनी मर्जी के मुताबिक अप्लाई कर देगा, ये बैकअप कह रहा हूँ कि जो हती बात है, बात तो ये है कि एक आइन में लिखा हुआ है, दफा 69 है कि अदालतें हाउस के मामलात में दखल अंदाज नहीं होती। अब उसको आइन का जो सुप्रीम कोर्ट कैसे तशरीह करता है, उसको कैसे कहते हैं, उसको मैलाफाइडीज होल्ड करते हैं, अगर उसको अपसेट करता है तो दे हैव टू से इट्स अ मैलाफाइडी एक्ट। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि पार्लियामान ही फैसला कर सकता है इस केस में। प्राइम मिनिस्टर ने आम हालात में कोई गलत काम हो हाउस के बीच में, हाउस खुद उसको दुरुस्त करेगा। लेकिन अब हाउस एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज अब इसी कहते हैं ना, और प्रेशर ऑफ माइनॉरिटी क्या है कि जो मेजॉरिटी होती है हाउस में वो माइनॉरिटी को रगड़ा दे देती है। ये आज की बात नहीं है, ये तमाम दुनिया में होता है, और उसको आपने दफा दे दिया, इट्स अ प्रेशर ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, ये एक सियासी बात है। मैं नहीं समझता कि जो मैं बात कर रहा हूँ हत्ती है, लेकिन ये बात दुरुस्त सामने आएगी सबसे पहले would the High Court, would this court interfere in this? और अगर अदालत ये फैसला करती है कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट जो है ये कोरम नॉन जूडिस है, मैलाफाइडी है, इलीगल है, जो भी है या गैर आईनी है, तो उसके बाद फिर आगे बात चलेगी। तो पहले अदालत को ये फैसला करना होगा कि क्या हम इस एक्ट में इंटरफेयर भी कर सकते हैं जो हाउस के अंदर हुआ है। अगर आप मेरे साथ रह सके तो मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब का भी इस पे आपकी जो आपने जो इंटरप्रिटेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उस पर मैं रद्द-ए-अमल लेना चाहता हूँ। जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब का जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जी हफीजुल्लाह नियाजी साहब। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि खालिद साहब बहुत बड़े आदमी हैं, माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, और एक पूरा जो है एनसाइक्लोपीडिया है लॉ का। इनसे इनकी बात जो है उसकी मैं बहुत एहतराम करता हूँ। ये बताएं कि जी जब सुप्रीम कोर्ट
टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को ले सकती है और उनकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसको भी डिस्कस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ी अजीब बात है जिसको जहां आईन उसको थोड़ी सी कदगरने लगाता है, वहां सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं ना कि इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को तू कर ले, इनके अंदर उसके पास वो अथॉरिटी भी है। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये रियासत पाकिस्तान जो है वो मेक और ब्रेक के चक्कर में चली गई है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, मुझे तो जरा याद है 16 दिसंबर 1971 का, 15 दिसंबर को हमारे वहम गुमा में नहीं होगा कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता था। जब गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बुला के कहा कि आप इस्तीफा दे दें, 35 एक्ट जो है साकित हो चुका था। जब आजादी का जो डिक्लेरेशन है वो पूरा पढ़ें, जिसके अंदर बताया गया था कि 2 साल के अंदर ये रियासत का आईन बनाएंगी। मौलवी तमीजुद्दीन केस क्या हुआ, तो फिर क्या फैसला किया, हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। अब जो जस्टिस मुनीर की जो इज्जत एहतराम कानून की किताबों में है और जो कुछ सामने है, उनकी कब्र के ऊपर जितनी जो अल्लाह ताला रहम करे, मुझे कभी मेरे इक़्तिदार मिले तो मैं लोगों को कब्रों से निकाल के इनको फांसी दूं। जिन्होंने लोगों ने रियासत पाकिस्तान उस मकसद को 1947 में जो कौम बनी थी उसको तोड़ने की साजिश में मुलव्वस थे। मैं फिर कहता हूं, इस कौम में एक तो चीज है, जेन्युइनली लोगों को इस बात का पता नहीं है, ये कानूनी नुक्ते हैं, जहालत है। लेकिन मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है जब आपकी बदनीयती जो है ना वो डोमिनेट करती है। आप देखते नहीं हो कि इसी आईन के तहत जब ये इमरान खान इन बंदों को वापस बुला रहे थे जलसों में, तो उस वक्त तो ये आर्टिकल 5 जो था वो कहीं मौजूद नहीं था। अमेरिकी साजिश कब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई? हर मौके भी मैंने एक कॉलम लिखा था 2016 के दिसंबर में जंग में, मैंने कहा अबू धाबी में CIA की और ISI की मीटिंग हो रही है, ये छप भी गया था जंग में, जो बड़े मोहतात हैं। और जो नवाज शरीफ को निकालने की कोशिश की गई है, भुट्टो साहब को किसी ने कहा अमरीकी साजिश नहीं है। मेरा तो ईमान एतकाद है कि सीटो सेंटो साइन ना हो सकता अगर ख्वाजा नाज़मुद्दीन को ना निकालते, अयूब खान बड़ा बेर ना बना सकता है। मैं कोई अमरीका की तरफ बता दूं, अगर ये अक्टूबर 1958 का मार्शल ना लगता, अमेरिका तो चाहता है पाकिस्तान के अंदर जब भी मैं इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करूंगा मुझे फ्री में अवेलेबल है। लेकिन ये जो हमारी अकलों पे मातम करने को दिल करता है कि असेंबली के अंदर आईन कहता है, आईन ने जो इनकॉर्पोरेट किया है, क्या वोट और नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, किसके ऊपर किया है? मेजॉरिटी आपके साथ हो, मेजॉरिटी आज आप 176 शो करते हैं, आपको उठा के मुझे तो मेरी जो खुदा गवाह है कि मेरा जो दिमाग चला हुआ है इस वक्त के इस मुल्क के साथ जो वारदात हुई, पाकिस्तान बचता है कि नहीं बचता, मुझे इसकी फिक्र है। देखें, आपका गुस्सा समझ आ रहा है। मैं इसका लीगल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन ले लूं। खालिद राना साहब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है। मौलवी तमीजुद्दीन केस की तरफ उन्होंने रेफरेंस दिया है कि वहीं से खराबियां पैदा हुई थी। इस पे अपना क्विक रिस्पांस दे दीजिए सर। मैं गुजारिश कर रहा था कि वायलेशन आइन की होती है और अदालतें रेक्टिफाई करती है। अब हमने एक नया रवाज सुन लिया है, बज़ वर्ड है कि जी दफा 6 लगा दो। हर इनहराफ को आप आइन से एब्रोगेशन नहीं कह सकते। आप अब भी जो वाकयात तो जब आएंगे तो आप कहेंगे कि ये इनहराफ हुआ है, मैराफाइडीज है, ये बातें रोज होती है अदालतों में। लेकिन इसमें जो बात काबिल जिक्र है कि अदालत के सामने एक रुकावट होगी, क्या दफा 69 के होते हुए वो इंटरफेयर करेंगे, तो फिर उसको अदालत को अबूर करना पड़ेगा इंटरफेयर करने के लिए। जी सादिया अफजाल, कोई आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है। मैं अभी जिस तरह से शाद आरिफ साहब ने भी कहा था कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ लीगल एक्सपर्ट्स जैसे खालिद रांझा साहब बड़ी मोतबर हैं, उनकी एक अपनी ओपिनियन है। सलमान अकरम राजा साहब कुछ और कह रहे थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कुछ और कह रहे थे। बट अगेन अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ऑपोजिशन जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है उन्होंने भी पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, वो भी इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से इसको चैलेंज कर रहे हैं। सो ये मामला बज़ाहिर अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ही
इसका कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा। अगेन सियासी तौर पे इलेक्शन बहुत अच्छा रास्ता है, सारी सियासी जमातें चाहती थी कि इलेक्शंस हो जाएं और पता चल जाए। इमरान खान साहब को लगता है उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, बाकी सियासी जमातों को लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क का सत्यानाश कर चुके हैं, आवाम को बर्बाद कर चुके हैं, तो इसलिए अब उनको मौका दिया जाएगा। तो उस लिहाज से तो एक इलेक्शंस का वे आउट है, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही हल होगा। अभी हमारे सामने भी ब्रेकिंग आ रही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन भी जल्द अज जल्द इस पूरे मामले को लेकर अदालत में जा रहे हैं। जी डॉक्टर खालिद राना साहब, इसमें कितनी पार्टीज हो सकती हैं? इसमें एक पार्टी हुकूमत होगी, एक पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नोटिस भी लिया है। जब अज खुद नोटिस लिया जाता है फिर भी पार्टीज कोई भी बन सकता है उसका। अगर ये तो सुओ मोटो होगा मेरा ख्याल है, तो फिर इसका कोई भी मोटो है, इसमें हर आदमी दरखास्त दे सकता है कि सुना जाए। यानी मैं भी जाके अगर दरखास्त देना चाहूँ, मैं और सादिया अफजाल भी, अगर मैं और सादिया अफजाल भी जाके दरखास्त देना चाहें तो हम भी दे सकते हैं और आपका फंडामेंटल राइट मजरूह हुआ है इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर दानिश, क्या आप भी जाना चाहेंगे सर इसमें? मैं तो जाना चाहूंगा, आप भी जाना चाहेंगे सर? सर मैं तो आपको साफ तौर पे ये कह रहा हूं कि जो भी इफेक्टिव है वो दे दे। असल तो मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही नोटिस ले लिया है। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात खालिद रांझान साहब ने तो पॉइंट आउट की कि जनाब ये विद इन द पार्लियामेंट अगर कोई इस तरह का अमल होता है और आइन का आर्टिकल 69 है, आया सुप्रीम कोर्ट उसको इम्पोर्टेंस देती है नहीं देती है, तो ये नोटिस बता रहा है कि उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ भी जाइए, दूसरी तरफ क्या है कि अगर 7 डेज तक कोई रूलिंग आने के बाद, कोई अदम एतमाद आने के बाद, बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्टर दानिश आपको खबर बताते चलूं, इस वक्त अपोजिशन ने ना कौमी असम्बली का इजलास शुरू कर दिया है और स्पीकर इस वक्त अयाज सादिक साहब हैं जो कि प्रिजाइड कर रहे हैं। यस यस जी यस मुझे इजाजत है। यस असल में मसला ये है कि अच्छा देखिए जो अदम एतमाद की तहरीक आई है, देखिए जरा कानूनी बात, कानून है ना, उधर उन्होंने कानूनी बात की है, आज कानूनी बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी मसला है और ये जो अपोजिशन कर रही है ये भी कानूनी मसला है। इरशाद आरिफ साहब, ये एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल जो है पैदा हो चुकी है, जिसे कहते हैं दी हेल ब्रोक। इसमें अब आपको क्या समझ आ रहा है कि अब जिस तरह की सूरत हाल होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका कोई हल भी निकाल सकती है? और अगर हल भी तो अदालतों ने वो निकालना होता है जिसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी हो सके। कानून तभी मैटर करता है जब उसके लिए एक रिसेप्टिवनेस हो, उसके लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी हो। आपको लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका कोई हल निकाल पाती? डॉक्टर साहब, आमिर अब्बास साहब हैं या चले गए? जी आमिर अब्बास साहब को होना चाहिए हमारे साथ। मैं आमिर अब्बास साहब से एक सवाल करना चाहता था, लेकिन वो इस बात करते हुए मैं भूल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ सवाल ये है मेरा आमिर अब्बास साहब के आइन के मुताबिक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुल्क में एक ही दिन में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाब हो सकते हैं। तो अब क्या कौमी असम्बली का इलेक्शन अलग होगा, सूबाई असम्बली के अलग होंगे? क्योंकि 77 में जब 2 अलग अलग हुए थे तो उसके बाद आइन में ये कहा गया था कि इलेक्शन जब भी होंगे कौमी और सूबाई असम्बली के एक ही दिन होंगे। तो क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है आइन की, या अलग अलग हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो एक असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं विद इन 60 डेज करवाने होते हैं। लेकिन जहां पे रेजोल्यूशन हो जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है, वहां पे 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। तो अगर 90 दिन के अंदर आपने नेशनल असेंबली का कराना है और एक असेंबली जो सी है वो डिसॉल्व होती है 80वें दिन, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ये अगेन एक ऐसा एक डेडलॉक आएगा कि क्या नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो जाएंगे अगर पंजाब की हुकूमत जो है अगली जो आती है वो मौजूद रहेगी, केपी की हुकूमत मौजूद रहे, सिंध अगर अपनी असेंबली नहीं डिसॉल्व करता, तो ऐसी सूरत हाल में क्या सिर्फ नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे? जो कि मैं समझता हूं कि आईनी तौर पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन वो एक दिन वाली बात तब होगी कि जब एक रोज सारे रेजोल्यूशन होते हैं या ऊपर तले रेजोल्यूशंस हो जाएं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की तारीख। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि क्या आप ये समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में कि जो इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने है इसमें सिर्फ नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो सकते हैं और सूबाई असेंबलियां अपनी मुद्दतें कंप्लीट करती रहीं, क्या ऐसा करवाना मुमकिन होगा?
जी मुझसे पूछा डॉक्टर साहब आपने। जी 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 आप ही बताएं ना। जी जी राजा आमिर अब्बास आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी कतगन नहीं होगी कि अगर सूबाई गवर्नमेंट्स अपनी जगह पे काम कर रही हैं, नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई है तो आइन का आर्टिकल 22(2)(4) ये कहता है कि विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने हैं, और अगर इलेक्शंस होने हैं तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, केयर टेकर कैबिनेट आएगी, और केयर टेकर कैबिनेट उसको इलेक्शंस कमीशन के जरिए ये इलेक्शंस होंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा इशू आएगा कि अगर सूबाई गवर्नमेंट्स नहीं टूटती तो फिर आप नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी ना करवा पाए, वो हो जाएंगे विद इन 90 डेज। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। 3 इश्यूज होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। नंबर 1, ये वैसे इरशाद आरिफ साहब कुछ विजुअल्स हम दिखा रहे थे, जरा उसका भी बता दें कि ये जो ऑपोजिशन का नेशनल असेंबली का इजलास चल रहा था जिसमें स्पीकर साहब जो थे वो एयाज सादिक साहब थे। अब नेशनल असेंबली की डॉक्टर साहब ये कितनी ज्यादती है, देखें हॉल की लाइटें बंद कर दी हैं और वो मोबाइल फोन पे मोबाइल फोन के जरिए इजलास जो है मोबाइल फोन की लाइट्स में इजलास हो रहा है। डॉक्टर दानिश, अगर हम थोड़ा सा इससे आगे निकल सकें, अगर पहले ऑपोजिशन की पार्टीज का ये प्लान था कि आज अगर वजीर आजम का वो इस्तीफा हासिल कर लेते, उनको गिरा देते, तो उसके बाद वो पंजाब की असेंबली ख़त्म करना चाहते थे। प्लान ये भी था कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ख़त्म करेंगे, हम सुनते थे शायद सिंध की असेंबली को भी डिसॉल्व करेंगे। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि असेंबलियाँ तो अपनी जगह रहेंगी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली गिराई जा सकती है, ज़ाहिर है कि के पी के गवर्नर जो हैं उसकी रिकमेंडेशन भेजी जा सकती है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भेज सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये डायरेक्शन कहां जाएगी? देखिए, एक आपके कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं कानून पे बात करना चाहूँगा। हो सकता है कि मेरी बात बहुत सी गलत हो, लेकिन कानून और आइन क्या कहता है। अभी एक साहब थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे रूलिंग दिया आपके फहमीदा मिर्ज़ा ने जो नहीं दे सकते। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इम्पॉर्टेंट है या आइन इम्पॉर्टेंट है? अगर आइन की खिलाफ वर्जी किसी ने की है तो उस पर रूलिंग नहीं दी जा सकती। मतलब मैं ताज्जुब हूँ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, रूल ऑफ बिजनेस हो, या क्या कहते हैं आपके कोई भी लॉज हो, या ऑर्डिनेंस हो सदर का, या इवन के सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट हो, वो आइन से बरतर नहीं है, वो बड़ी नहीं है। तो मैं शायद इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ ये कह के कि आइन बड़ा है। जब आइन के ख़िलाफ़ रूलिंग हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ रूलिंग की क्या अहमियत है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, वज़ीर आज़म को इख्तियार करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को है और उसकी अक्सरियत को है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अंदर, ये मैं कानूनी बात कर रहा हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, वज़ीर आज़म अपना इख्तियार खो चुके हैं, वज़ीर आज़म की वहाँ अक्सरियत नहीं है, ये बार बार साबित हो चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त प्रोसेस हो रहा है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है बकौल किसी 69 आर्टिकल के तहत, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म की मसलन जो पार्लियामेंट है उन्होंने इस अमल को जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको गैर कानूनी कहा। और ये भी रूल्स है, ये आइन है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो 7 दिन के अंदर काउंटिंग होगी, इस दौरान कोई रूलिंग नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर ने लास्ट टाइम एक और बहुत बड़ी रूल ऑफ बिजनेस की 37 के 4 की। मैं एक बात बताना चाहता हूं कौम को कि इसी डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक को जनूबी सूबे के जो आपका पंजाब का सूबा है उसकी करारदाद से क्लब करके मर्ज करके पेश किया, जो बिजनेस रूल 34 के 4 के खिलाफ है। अरे भाई, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप आइन तोड़ रहे हैं, और आप और पार्लियामेंट में, जहां पार्लियामेंट का जो सेशन हो रहा है जिसका इख्तियार है, अगर विद इन द पार्लियामेंट इस सारे मामला तय करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो वहां वो 176
मैं एक आखिरी जुमला, 176 वोट लेकर वो खड़े हुए हैं भाई आइन के तहत। हम अपनी ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं क्या? और मुझे ये बताएं कहां आइन में लिखा है कि ये दोनों का इलेक्शन अलग हो सकता है? जरा बता दीजिए ना, आप इंटरप्रिटेशन अपने लिहाज से कर रहे हैं, मुझे आइन में बता दीजिए। मुझे ब्रेक लेनी है इरशाद आरिफ साहब, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आ जाऊंगा, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक।